नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं, आपके साथ जया मिश्रा। खबर तो समझिए में आपको आज की 4 बड़ी खबरें दिखाएंगे। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपके सामने दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते हैं। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे के दौरान करेंगे। समझिए पप्पू यादव के बयान का तेजस्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर साजिश वाली राजनीति को भी आपके सामने रखेंगे। सूत्र पर तेजस्वी के विवादित बयान को भी समझाएंगे और समझिए यूपी में मदरसावादी पार्टी की चर्चा क्यों है। शुरुआत करेंगे पप्पू यादव के बयान से। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से कहा कि महागठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस इसका नेतृत्व करे। पप्पू यादव के बयान पर वार पलटवार तेज हो चुका है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। कि महागठबंधन को किसी कीमत पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को भी बुलाया गया और वो बैठक में शामिल भी हुए। लेकिन बैठक के पहले दिए गए पप्पू यादव के एक बयान ने महागठबंधन में चेहरे की चिकचिक को फिर से उजागर कर दिया है। बिहार की जनता चाहती है कि महागठबंधन जीते, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व करे। पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा कि बिहार में महागठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस को गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। पप्पू यादव के बयान से तिलमिलाए आरजेडी की ओर से तुरंत पलटवार किया गया। महागठबंधन इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी थे, हैं और रहेंगे। अब कुछ बयान बहादुर अगर कोई बयान देते हैं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो इससे बचना चाहिए। तो एनडीए नेताओं का कहना है कि ये तो पहले से ही पता है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। बैठक में बुलाने का मतलब स्पष्ट है कि महागठबंधन के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता पप्पू यादव के बयान को निजी राय बताकर डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं। अब देखना है कि उनकी सलाह में कितना वजन है, कांग्रेस उनका समर्थन करती है या नहीं। एक ओर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं, दूसरी ओर कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं जताई है। और तो और कांग्रेस की बैठक में जाने से ऐन पहले पप्पू यादव ने महागठबंधन को राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव में उतरने और कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने की नसीहत दे डाली। ऐसे में सवाल है कि क्या पप्पू यादव ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति पर यह बात कही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रिपोर्ट देखने के बाद आइए अब आपको महागठबंधन के चेहरा पर पप्पू यादव के बयान के मायने को समझा देते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन को बिहार में राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। यही नहीं, पप्पू यादव ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करे, कांग्रेस इस पूरे महागठबंधन का नेतृत्व करे। इसका मतलब यह है कि पप्पू यादव तेजस्वी के चेहरे पर सहमति नहीं है और चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की बजाय कांग्रेस का नेतृत्व हो, क्योंकि ये बयान वो दूसरी दफा दे रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस के तौर पर लेकर कई बार वो बयान दे चुके हैं। पप्पू यादव के इस बयान को समझने के लिए महागठबंधन को समझना जरूरी है। बता दें आपको कि 2025 के चुनाव के लिए महागठबंधन में 6 दल हैं। आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है। इसके अलावा लेफ्ट की 3 पार्टियां, जिसमें सीपीआई है, सीपीएम और सीपीआई एमएलए भी महागठबंधन में शामिल है। अब समझिए कि पप्पू यादव के बयान की आखिर चर्चा क्यों हो रही है, आखिर ऐसी क्या बात है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है, तो आपको बता देते हैं। देखिए, आरजेडी के नेता तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार मानते हैं। यहां तक कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद कई बार इसको लेकर कह चुके हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनवानी है। मतलब यह है कि आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव सीएम फेस घोषित हो चुके हैं। तेजस्वी भी कई बार कह चुके हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगाई, यानी कि अब तक सहमति फेस को लेकर नहीं है और पप्पू यादव के बयान की इसी वजह से चर्चा की जा रही है। कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर अब तक सहमत नहीं है
और तो और पप्पू यादव ने राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की नसीहत दे दी और इसीलिए सत्ता पक्ष को एक बार फिर से सवाल उठाने का मौका मिल गया। दरअसल पप्पू यादव के बयान की टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि 14 जुलाई को दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक के पहले पप्पू यादव ने बयान दिया और बड़ी बात यह है कि बैठक में पप्पू यादव को भी बुलावा मिल चुका है, उन्हें भी वहां पर बुलाया गया है और उससे पहले उन्होंने ये बयान दिया। अब समझिए कि पप्पू यादव का बयान मायने इतना क्यों रख रहा है, ये पूरा गणित आपको समझा रहे। तो बता दें आपको कि पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है, निर्दलीय होकर कांग्रेस को समर्थन करते हैं और कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करा चुके हैं और कांग्रेस अपनी बैठक में पप्पू यादव को बुलाती है और जब वो उससे पहले ये बयान देते हैं तो इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। पप्पू यादव के बयान के बाद उठते हुए सवालों को भी समझना बहुत जरूरी है। क्या पप्पू यादव को कांग्रेस नेतृत्व का समर्थन है? क्या कांग्रेस नेतृत्व की शह पर पप्पू यादव ने ये बयान दिया? क्या कांग्रेस बिहार में खुद के पैर पर खड़ा होना चाहती है? क्या बिहार में कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व चाहती है? ये तमाम सवाल है और चलिए आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर की बात करेंगे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगा दिया। विजय सिन्हा ने दावा किया कि नीतीश सरकार में अपराधी बचेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर होगा, बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी और उनकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए और फिर विस्तार से इस खबर को समझाएंगे। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक पटना की है तो दूसरी पटना से सटे समस्तीपुर की। समस्तीपुर में अपराधियों ने 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, तो दूसरी ओर पटना में पुलिस के साथ एनकाउंटर में सूरज नाम के अपराधी को गोली लगी। ये दोनों तस्वीरें आज के दिन में बिहार के हालात को बताने के लिए काफी है। एक तरफ बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो दूसरी ओर पुलिस एनकाउंटर भी कर रही है, लेकिन इन तस्वीरों ने बिहार की सियासत को कुछ ज्यादा ही गर्मा दिया है। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला बोला। विजय सिन्हा ने आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि विजय सिन्हा ने भी दावा किया है कि नीतीश सरकार में अपराधी बचेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन के साथ ही संपत्ति जब्त भी की जाएगी। अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है, उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। विजय सिन्हा की ओर से आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगाने पर आरजेडी की ओर से भी पलटवार किया गया है। वैसे अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होना ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बिहार में आम जनों को अपराधियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं का मानना है कि हाल के दिनों में हुए कई आपराधिक वारदातों के तार विपक्ष के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सवाल है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर साजिश वाली राजनीति क्यों गर्म है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि लालू राबड़ी शासन में कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे। एनडीए नेता आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाते रहे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार सत्ता में आए, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का तमगा मिला। हाल की आपराधिक घटनाओं पर अगर नजर डालें तो ये काफी बढ़ी और विपक्ष ने इसको टारगेट भी किया, विपक्ष ने निशाना साधा और विपक्ष नीतीश सरकार को फेल बता रहा है। दरअसल नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी रही सुशासन बाबू वाली उनकी छवि। विपक्ष नीतीश की उसी छवि पर निशाना लगातार साध रहा है, क्योंकि आरजेडी के लिए मौका यह है कि वो जंगल राज वाले टैग को हटा ले। नीतीश सरकार पर
निशाना साधकर उनको घेर कर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। चूंकि इसी साल या कहें कि चंद महीनों बाद बिहार में चुनाव है, यही वजह है कि विपक्ष अपराध को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा है और नीतीश सरकार पर तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक निशाना साध रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर साजिश वाली राजनीति को समझिए। देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरोप है कि आरजेडी मानसिकता वाले अपराध कर रहे हैं और ये सब कुछ नीतीश सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और आगे बढ़ते हुए बात अब तेजस्वी के बयान की करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने रविवार को एक विवादित बयान दिया, सूत्र का जिक्र करते हुए विवादित बयान दिया। बड़ी बात यह रही कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा कि सूत्र को मूत्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर चलाकर अफवाह फैलाई जाती है। तेजस्वी के इस बयान पर एक बार फिर से बिहार की सियासत सुलझ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। सूत्र को मूत्र मानते हैं। तेजस्वी का ये बयान सियासी फिजा में लगातार तैर रहा है। तेजस्वी के सूत्र मूत्र वाले बयान पर सियासत सुलग गई है। मतदाता सूची में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाली वोटरों के खुलासे पर तेजस्वी यादव ने विवादित बयान देते हुए ये कहा कि ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। तेजस्वी के इस विवादित बयान से हर कोई हैरान है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने सूत्र मूत्र वाले बयान पर अब भी कायम है। तेजस्वी का कहना है कि जिस खबर का कोई आधार नहीं, उसे सूत्रों के हवाले से चलाकर अफवाह फैलाई जा रही है। सूत्र को मूत्र नहीं तो क्या बोलेंगे। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है। तेजस्वी ने एक बार फिर कह दिया कि सूत्र को मूत्र नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अब तेजस्वी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। जो LLPP का डिग्री लेकर के घूम रहा है वही ऐसा बोल सकता है। मतलब लिख लोढ़ा पढ़ पत्ता। जो अनपढ़ों का डिग्री जिसके पास है, जो सार्वजनिक जीवन में बोलने का शब्द का मर्यादा नहीं रखता है, वो राजनीतिक जीवन जीने लायक नहीं है। लेकिन फिर से सूत्रों को जिस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उनके राजनीतिक कुसंस्कारों का परिचय मिलता है। ये दिखता है कि भाषाई रूप से कितने दरिद्र हो चुके हैं। देखिए, मीडिया में सूत्र शब्द का इस्तेमाल बड़ी ही गंभीरता से होता था। हाल के दिनों में लगातार देखा जा रहा है कि कुछ भी बोलना हो तो बस सूत्र लगा के बोल जाइए। तमाम गलत सूचनाएं सूत्र के हवाले से फैला दी जा रही हैं समाज में। जाहिर सी बात है कि सूत्र शब्द इतना संदिग्ध हो गया है कि लोगों का गुस्सा तो इस पर निकलेगा ना। तेजस्वी के सूत्र मूत्र वाले बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी के इस बयान की हर कोई निंदा कर रहा है। तेजस्वी को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दे रहा है, लेकिन तेजस्वी है कि मानते नहीं। वो अपने इस विवादित बयान पर अब भी कायम है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब सूत्र पर तेजस्वी के विवादित बयान को समझ लीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव ने 2 दिन में 2 बयान दिए। रविवार को कहा कि सूत्र को मूत्र समझते हैं। जब सोमवार को उनके विवादित बयान पर उनसे सफाई मांगी गई तो उन्होंने फिर से कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। सूत्र को मूत्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। दरअसल हुआ यह था कि रविवार को मतदाता पुनरीक्षण में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई। खबर यह थी कि मतदाता पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी वोटर्स पाए गए। तेजस्वी ने कहा कि हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। जिस खबर का कोई आधार नहीं, उसे सूत्रों के हवाले से चलाकर अफवाह फैलाई जा रही है। तेजस्वी के विवादित बयान पर विरोधियों ने पलटवार किया। जेडीयू के नेताओं ने कहा कि ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रिया देना बहुत गलत है, जबकि बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये हार के पहले वाली बौखलाहट है जो तेजस्वी यादव के बयान में दिख रही है। अब सवाल है कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, क्या उन्हें सूत्र को मूत्र कहना शोभा देता है? क्या शब्दों का ऐसा इस्तेमाल उनके लिए शोभनीय है? क्या ये भी सवाल है। सवाल ये भी है कि विवादित बयान देने का ये कैसा चलन है? क्या विवादित बयान से वोट मिलते हैं? क्या वोट के लिए नेता
ऐसे विवादित बयान देते हैं? अब ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को मदरसावादी पार्टी कहने की सलाह दी है। केशव प्रसाद मौर्य का आरोप है कि सपा ने मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को वोट बैंक का जरिया बनाया है। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। भले ही बिहार में चुनाव हो, लेकिन यूपी का सियासी पारा भी कम गर्म नहीं है। नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए एसपी को मदरसावादी पार्टी कहने की सलाह दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी ने मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को वोट बैंक का जरिया बना लिया है। केशव मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिंदुओं की आस्था को व्यापार बताने का दुस्साहस करने वाले सपा बहादुर अखिलेश यादव ने सही मायने में मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट का बाजार बना रखा है। सपाइयों को अपने बहादुर से समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रखने की मांग करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य भले ही एसपी को लेकर कितनी ही बयानबाजी कर लें, जनता इसका जवाब 2027 में देगी। भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों से नफरत वो कोई नई नहीं है, और जिस तरह से कभी नमाजवादी कभी मदरसावादी कह के वो अपमान करने का काम करते हैं, जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, वो संविधान के अनुसार नहीं है। क्या ये संसदीय भाषा है? क्या आप किसी के धर्म को लेकर टिप्पणी करना, किसी के शिक्षा के जो पद्धति है उसको लेकर टिप्पणी करना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, केशव प्रसाद मौर्य जी का चरित्र है कि दूसरों के टिप्पणी करना। केशव मौर्य का ये बयान उस राजनीतिक विवाद के बीच आया है जिसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कथित तौर पर कहा था कि बीजेपी आस्था के नाम पर व्यापार कर रही है। इस बयान के बाद से बीजेपी की तरफ से लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य के निशाने को समझते हैं। दरअसल यूपी के बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने मुस्लिम मस्जिद मदरसों को अपने वोट का बाजार बना लिया है। सपा कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो अखिलेश यादव से कहें कि सपा का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रख लें। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्यों कहा, तो आपको ये भी बता देते हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी आस्था के नाम पर व्यापार कर रही है, आस्था को आस्था रहने दे। अब ये भी समझ लीजिए कि सपा बीजेपी में वार पलटवार क्यों है और ये लगातार बढ़ता क्यों चला जा रहा है। तो आपको बता देते हैं कि यूपी में सावन के महीने में तल्खी बढ़ जाती है। कांवड़ियों के लिए योगी सरकार के फैसले पर सपा नेता ने सवाल उठाए और इन फैसलों को हिंदू ध्रुवीकरण से जोड़कर देखते हैं। दूसरी ओर 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव है। दोनों ही दल अभी से एक्शन मोड में है। समर्थकों तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है और इसी वजह से लगातार इस तरीके के बयान भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।